राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूपीएससी विद्या यात्रा में। यह चैनल हमारे उन सभी मित्रों को समर्पित है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या करने के विषय में सोच रहे हैं। इस चैनल में हम यूपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्नों को गहराई से समझ के हल करने का प्रयास करेंगे, जिससे हमें भविष्य में होने वाले प्रश्न का अंदाजा लग सके। आज का हमारा टॉपिक है एशियाई हाथी या एशियन एलिफेंट और भारत का विरासत पशु। आइए जानते हैं हम लोग हाथी का इतिहास। हाथी पृथ्वी के सबसे बड़े जीवित स्थलीय जानवर हैं और वे अपनी बुद्धिमत्ता, सामाजिक व्यवहार और लंबी स्मृति के लिए जाने जाते हैं। अर्थात जो स्थलीय जानवर होते हैं, स्थलीय जानवर मतलब जो जमीन पर रहते हैं, उनमें सबसे बड़ा जो जानवर है वो हाथी है। भारत में एशियाई हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया है और यह हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रतीक भी है। भारत में एशियाई हाथी को विरासत पशु इस वजह से घोषित किया गया है क्योंकि एक समय हाथियों का इतना शिकार कर दिया गया था जिससे हाथियों की संख्या घट गई थी। तो सरकार ने इसे विरासत पशु घोषित किया जिससे इनकी संख्या को बचाया जा सके और यह हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रतीक है। कैसे है? हम लोग देखते हैं हिंदू धर्म में एक भगवान है जिनका नाम है श्री गणेश। तो श्री गणेश भगवान का जो मुख है वो हाथी का है। इस वजह से उन हाथी को एक हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रतीक भी माना गया है। इसे विरासत पशु घोषित करने का उद्देश्य हाथियों की आबादी को बचाने के लिए संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देना और उनके आवासों के महत्व को उजागर करना है। यानी हाथी जितनी अवैध प्रकार से मारी गई थी उनको किसी न किसी तरीके से बचाना उद्देश्य बनाया गया और इसके लिए भारत सरकार ने 2010 में हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया था और यह निर्णय भारत सरकार द्वारा वन्य जीवों के लिए पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने और हाथियों की घटती संख्या को रोकने के उद्देश्य से लिया गया था। घोषणा का कारण क्या था? हाथियों की संख्या में बहुत तेजी से संख्या में आई गिरावट के कारण उनके संरक्षण और उनकी सुरक्षा को बढ़ावा के लिए यह कदम उठाया गया था। ऐसा इस वजह से किया गया था क्योंकि भारी मात्रा में हाथियों का शिकार कर दिया गया था जिससे उनकी संख्या में बहुत तेजी से गिरावट आ गई थी। तो इसके हाथियों के संरक्षण के लिए इसे विरासत पशु घोषित किया गया था। इसकी सिफारिश किसने की थी? तो इसकी सिफारिश वन्य जीवों के लिए राष्ट्रीय बोर्ड, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के द्वारा की गई थी, जो एक स्थायी समिति है। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था हाथियों को बाघों के समान संरक्षण प्रदान करना, जो भारत का राष्ट्रीय पशु है। समान संरक्षण प्रदान करना, इस पे हम लोग ध्यान देंगे कि बाघों के समान संरक्षण प्रदान करना इस वजह से इसको जोड़ा गया क्योंकि भारत में बाघों की संख्या सबसे अधिक कम थी और इसको बचाने के लिए हम लोगों ने बहुत सा प्रयास किया हुआ है। तो इसीलिए हाथी को भी इसके अंतर्गत रखा गया, बाघों के समान किया गया, जिससे इसे भी बचाया जा सके बाघों के समान, जो भारत का राष्ट्रीय पशु है। हाथी दुनिया की बुद्धिमान प्रजातियों में से एक है। हाथियों का सामाजिक व्यवहार जटिल होता है। हाथियों का सामाजिक व्यवहार जटिल होता का अर्थ हाथियां झुंड में रहती हैं, मतलब अपने ग्रुप में रहती हैं, अपने परिवार के साथ रहती हैं। मादाएं आमतौर पर झुंड में रहती हैं, जबकि नर हाथी युवा होने पर परिवार से अलग हो जाता है। हाथियों में जो मादाएं होती है वो झुंड में रहती हैं, फैमिली के साथ नहीं, जबकि नर हाथी युवा होने पर, बड़ा होने पर वो परिवार से अलग हो जाता है। अलग होने का कारण देखिए बहुत सा है। वो जगह अन्य जगह जाएगा जिससे वहां पर हाथियों की आबादी बढ़ेगी। इस वजह से नर हाथी युवा होने पर परिवार से अलग हो जाता है। हाथी का गर्भकाल देखते हैं। हाथी बहुपत्नी प्रजनक होते हैं और अधिकांश संभोग वर्षा के दौरान करते हैं। हाथी बहुपत्नी प्रजनक होने का अर्थात है, जैसे हम देख पाते हैं कि जो नर हाथी होता है वो युवा होने पर परिवार से अलग हो जाता है। तो जब वो परिवार से अलग हो जाता है तो अन्य स्थान पर जाता है, वहां पे अन्य मादा हाथियों के साथ संभोग करता है, जिससे वहां पर अन्य हाथी के बच्चे पैदा होते हैं और वहां पर हाथियों की संख्या बढ़ती जाती है। हाथी अधिकांश संभोग वर्षा के दौरान करते हैं तथा एक मादा हाथी काम उत्तेजना को हम लोग हाथी का गर्भकाल देखते हैं। हाथी बहुपत्नी प्रजनक होते हैं। सामाजिक व्यवहार में हम लोग देखते हैं कि नर हाथी युवा होने पर परिवार से अलग हो जाता है। जब वो परिवार से अलग हो जाता है तो वो
अलग अलग स्थान पर जाता है, वहां पे अलग अलग स्थान पे जाने से अलग अलग मादा हाथी के साथ वो संबंध स्थापित करता है, और संबंध स्थापित करने से वहां पर हाथियों की संख्या बढ़ती रहती है। और अधिकांश हाथी अपना संभोग वर्षा के दौरान करते हैं, तथा एक मादा अपनी काम उत्तेजना का संकेत, एक मादा हाथी अपनी काम उत्तेजना का संकेत देने के लिए अपने मूत्र में फेरोमोन नामक हार्मोन का उपयोग करती है। फेरोमोन नामक हार्मोन का उपयोग करती है, जिससे नर हाथी को, एक मादा हाथी का गर्भकाल 20 से 22 महीने का होता है। मतलब एक मादा हाथी जो होती है उसको एक हाथी का बच्चा जन्म देने में 20 से 22 महीने का समय लगता है, जो किसी भी स्थलीय जानवर में सबसे लंबा काल है। कोई भी इतना लंबा काल किसी का भी नहीं है, लेकिन हाथी एक ऐसा है जिसका इसलिए जानवर में सबसे लंबा काल है। नेतृत्व, हाथियों के झुंड का नेतृत्व एक प्रभावशाली मादा हाथी करती है, जिसे कुल माता कहा जाता है। नेतृत्व में हाथियों के झुंड को एक प्रभावशाली मादा हाथी नियंत्रित करती है, जिसे कुल माता कहा जाता है। और ये जो कुल माता हाथी होती है वो सबसे बुजुर्ग होती है, सबसे बड़ी होती है झुंडों में, मादा हाथियों में, और बुजुर्ग होती हैं। हाथियों की प्रजातियां और उप प्रजातियां, दुनिया में हाथियों की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं। पहली है अफ्रीकी सवाना, जिसे बुश हाथी भी कहते हैं। दूसरी है अफ्रीकी वन हाथी, और तीसरी है एशियन हाथी। अफ्रीकी सवाना हाथी और अफ्रीकी वन हाथी अफ्रीका में पाए जाते हैं। जैसा कि अफ्रीका, अफ्रीकी नाम से हम लोग समझ सकते हैं कि अफ्रीका की बात हो रही है, तो अफ्रीकी सवाना हाथी और अफ्रीकी वन हाथी अफ्रीका में पाए जाते हैं, जबकि एशियाई हाथी एशिया में पाए जाते हैं। एशियाई हाथी की भी 3 उप प्रजातियां हैं, जबकि एशियाई हाथी एशिया में जो पाए जाते हैं, उस एशिया में पाए जाने वाली हाथियों की भी 3 उप प्रजातियां हैं, जिसे भारतीय हाथी, श्रीलंकाई हाथी और सुमात्रा हाथी भी कहते हैं। अफ्रीकी सवाना हाथी, जो अफ्रीकी सवाना हाथी हम लोग देखे थे, वह यह दुनिया की सबसे बड़ा या सबसे बड़ी स्थलीय जानवर है, और अफ्रीका के सवाना और घास के मैदानों में पाई जाती है। अफ्रीकी की सवाना हाथी दुनिया की सबसे बड़ी स्थलीय जानवर में एक है। या अगर हम हाथियों में बात करें तो जो अफ्रीकी की सवाना हाथी है दुनिया की सबसे बड़ी हाथी है हाथियों में। और अफ्रीकी वन हाथी, यह अफ्रीका सवाना हाथी से छोटा होती है। अफ्रीकी सवाना हाथी जो होता है, अफ्रीकी सवाना हाथी जो होता है, अफ्रीकी वन हाथी उससे थोड़ा छोटा होती है, और मध्य और पश्चिम अफ्रीका के जंगलों में रहता है। और थर्ड है एशियाई हाथी, यह एशिया के जंगलों में पाया जाता है, एशिया के जंगलों में पाया जाता है। और एशियाई हाथी की जो हम लोगों ने 3 उप प्रजातियां देखी थी, वो है भारतीय हाथी, श्रीलंकाई हाथी और सुमात्रा हाथी। भारतीय हाथी यह सबसे आम उप प्रजाति है, जो हम लोग भारतीय हाथी में जो लगभग देखते हैं, चिड़ियाघर में भी कभी देखते हैं, कभी रोड पर भी देखते हैं, या उसे कोई पाला होता है, वो सबसे भारतीय हाथी यही सबसे आम प्रजाति है हाथियों की, जो हमारे यहाँ पाई जाती है। श्रीलंकाई हाथी यह आमतौर पर सबसे बड़ा और सबसे गहरा होता है। देखिए, श्रीलंकाई हाथी एशियन हाथी में सबसे बड़ा और सबसे गहरा होता है, मतलब उसका कलर गहरा होता है, लेकिन साइज में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा श्रीलंकाई हाथी है। सुमात्रा हाथी यह सबसे छोटी और सबसे हल्की उप प्रजाति है। एशियन हाथी में श्रीलंकाई हाथी का जो साइज है वो सबसे बड़ा होता है, उसका कलर जो सबसे गहरा होता है। सुमात्रा हाथी का जो साइज होता है वो सबसे छोटा है, और जब छोटा है तो हल्की भी होगी, वेट भी कम होगा। और भारतीय हाथी यह मिड वाला है, जो भारतीय हाथी हम लोग यहाँ पर देखते हैं एशियाई हाथी में। अब हाथियों का हम लोग वैज्ञानिक नाम देखेंगे। हाथी का वैज्ञानिक नाम उसकी प्रजाति के आधार पर अलग अलग होता है। एशियाई हाथी का वैज्ञानिक नाम है एलिफस मैक्सिमस। एलिफस मैक्सिमस वैज्ञानिक नाम। हाथी का वैज्ञानिक नाम हम उसकी प्रजाति के आधार पर अलग अलग देखते हैं। एशियाई हाथी का वैज्ञानिक नाम है एलिफस मैक्सिमस। एलिफस मैक्सिमस, जैसे हम लोग एलिफेंट बोलते हैं ना, इस तरीके से हम लोग एलिफस मैक्सिमस नाम याद कर सकते हैं एशियाई हाथी का। और भारतीय हाथी की प्रजाति का वैज्ञानिक नाम है एलिफस मैक्सिमस इंडिकस। इंडिकस से हम लोग पहचान सकते हैं कि यह भारतीय हाथी की प्रजाति का एक नाम है। और जो अफ्रीकी हाथी होती हैं उनका वैज्ञानिक नाम लोक्सोडोंटा है। लोक्सोडोंटा
यूपीएससी अगर एग्जाम में पूछना चाहे तो ये पूछ सकता है कि एशियाई हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है, ऑप्शन में दे सकता है एलिफस मैक्सिमस इंडिकस, एलिफस मैक्सिमस, लॉक्सोडोंटा। तो हमको याद होना चाहिए कि भारतीय हाथी प्रजाति का वैज्ञानिक नाम एलिफस मैक्सिमस इंडिकस है, एशियाई हाथी का वैज्ञानिक नाम एलिफस मैक्सिमस है और अफ्रीकी हाथियों का वैज्ञानिक नाम लॉक्सोडोंटा है। इस तरीके से हम लोग हाथियों का वैज्ञानिक नाम याद करेंगे। अब हाथियों को इतना शिकार किया गया था कि उसको संरक्षण देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से उपाय किए गए। तो आइए हम लोग उपाय के विषय में देखते हैं। हाथी संरक्षण अधिनियम जो भारत द्वारा 1879 में बनाया गया था। 1879 में हाथी संरक्षण अधिनियम बनाया गया था। इसमें क्या था, इसमें भारत में जंगली हाथियों के संरक्षण के लिए एक प्रारंभिक विधायी उपाय पारित किया गया था। इसमें एक विधायी बनाई गई थी, एक नियमावली बनाई गई थी, जिसमें बताया गया था कि हम लोग को इस प्रकार से ये कार्य करना है, ये कार्य नहीं करना है, इससे हम लोग हाथियों को संरक्षण दे सकते हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं 1972 में भारत का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया था। भारत का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 बनाया गया था। भारत का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 बनाया गया था। इसमें क्या था, भारत में हाथियों को इस अधिनियम की अनुसूची के तहत कानूनी संरक्षण प्रदान किया गया था। इसके पहले कानूनी संरक्षण प्रदान नहीं किया गया था, लेकिन भारत का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत भारत के हाथियों को कानूनी संरक्षण प्रदान किया गया था। कानूनी संरक्षण प्रदान करने का अर्थ है अब इसको अगर किसी ने शिकार किया तो उसे जेल हो सकता है, उसे सजा सुनाई जा सकती है, इस तरीके से। तो इसमें भारत के में हाथियों को इस अधिनियम की सूची के तहत कानूनी संरक्षण प्रदान किया गया था, जिसके तहत उनके शिकार और व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया था। अब हम लोग देखते हैं 1980 विश्व संरक्षण रणनीति। विश्व संरक्षण में अगर ध्यान दे तो हम लोग 1980 में विश्व संरक्षण रणनीति बनाया गया था। इसमें अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN, अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और विश्व प्राकृतिक कोष के साथ मिलकर इस रणनीति को प्रकाशित किया था। विश्व संरक्षण रणनीति 1980 IUCN ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और विश्व प्राकृतिक कोष के साथ मिलकर के विश्व संरक्षण रणनीति बनाया था। 1986 में एशियाई हाथी IUCN लाल सूची स्थित, अर्थात 1986 में एशियाई हाथी को IUCN की रेड लिस्ट में, लाल सूची में आधिकारिक तौर पर शामिल कर लिया गया था। IUCN एक रेड लिस्ट जारी करता है जिसमें लुप्त प्राय, डेंजर्ड, इंडेंजर्ड, विलुप्त होने वाले, लुप्त प्राय जो होने वाले हैं, नहीं होने वाले हैं, इन सब का सूचीबद्ध किया जाता है। एशियाई हाथी एलिफस मैक्सिमस, एशियाई हाथी एलिफस मैक्सिमस को आधिकारिक तौर पर IUCN के रेड लिस्ट में लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया था 1986 में। 1992 में भारत के द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी। इस चीज को हम लोग ध्यान देंगे कि 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। इसमें होता क्या है, इसमें भारत सरकार ने हाथियों की आबादी बढ़ाने के लिए उनके आवासों के, उनके प्रवास गलियारों की रक्षा करने तथा मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की थी। किसके द्वारा? प्रोजेक्ट एलिफेंट के द्वारा। अगर पूछेगा कि प्रोजेक्ट एलिफेंट कब हुआ था तो 1992 लोग याद रखेंगे। किससे संबंधित है? तो हाथी से संबंधित है। इतना हम लोग को ध्यान रखना है। अब देखते हैं हम लोग 2003 साइट्स माइक कार्यक्रम। साइट्स माइक कार्यक्रम क्या था? यह भी हाथी से था, जो 2003 में शुरू किया गया था। दक्षिण एशिया में हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी के लिए साइट माइक कार्यक्रम दक्षिण एशिया में इसकी शुरुआत की गई थी। ये करता क्या था? ये शिकार की प्रवृत्ति पर नजर रखता था कि कहीं किसी हाथी की शिकार तो नहीं की जा रही है। तो ये इस चीज पे साइट माइक इसको दक्षिण एशिया में इसकी निगरानी करता था। यूपीएससी क्वेश्चन दक्षिण एशिया में हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी नहीं पूछेगा, वो पूछेगा साइट माइक
वही आपको पूछेगा माइक कार्यक्रम किससे संबंधित है, बाघ से, चीता से, भालू से, हाथी से। तो हमें याद होना चाहिए कि माइक कार्यक्रम हाथी से रिलेटेड था। और ऐसा क्वेश्चन एक बार यूपीएससी ने पूछ भी चुका है कि माइक कार्यक्रम किससे संबंधित है, तो इस चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे। और एक बार पूछ चुका है, हो सकता है मे बी में शायद अगली बार भी पूछ ले। अब देखेंगे हम लोग 2011 में हाथी मेरे साथी अभियान शुरू किया गया था। हाथी मेरे साथी अभियान जन जागरूकता बढ़ाने और मानव हाथी सह अस्तित्व को बढ़ावा देने के लिए भारतीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट के सहयोग से शुरू किया गया था। हाथी मेरे साथी अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो भारतीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा और भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट के सहयोग से शुरू किया गया था। तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है भारतीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट के सहयोग से इसे शुरू किया गया था। हाथी मेरे साथी अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ऑप्शन दे देगा भारतीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट के सहयोग से शुरू किया गया था। ये याद रखना चाहिए, अगर ये याद है तो फिर हम हाथी मेरे साथी अभियान ये सही हो सकता है। फिर प्रथम 2012 में हम लोग देखेंगे प्रथम विश्व हाथी दिवस। एशियाई और अफ्रीकी हाथियों की तत्कालिक दुर्दशा की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए 12 अगस्त 2012 को इसकी शुरुआत की गई थी। प्रथम विश्व हाथी दिवस इसमें शुरू किया गया था जिससे लोगों का ध्यान इसके ऊपर आकर्षित हो कि हाथी को भी हम लोग को बचाना है। इस वजह से प्रथम विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त 2012 को हम लोग के द्वारा शुरू किया गया था। ये पूछ सकता है कि 12 अगस्त 2012 को इसकी प्रथम विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है, तो हम लोग कहेंगे 12 अगस्त 2012 से। या प्रथम विश्व हाथी दिवस कब शुरू हुआ था, तो 12 अगस्त 2012 को। या ये पूछेगा कि हाथी दिवस कब मनाया जाता है, हम लोग कहेंगे 12 अगस्त को। अब हम लोग देखेंगे 2021 में अफ्रीकी हाथी IUCN लाल सूची स्थित अफ्रीकी झाड़ी हाथी को लुप्तप्राय श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। अफ्रीकी हाथी अब हम लोग पढ़े थे ना, तो 2021 में अफ्रीकी हाथी को IUCN के लाल सूची में लुप्तप्राय, मतलब अब वो लगभग खत्म हो गई है। हाथी का इतना बेहतरीन तरीके से शिकार कर दिया गया है कि अब वो लगभग नहीं है, ना के बराबर है। तथा अफ्रीकी वन हाथी को गंभीर रूप से लुप्तप्राय श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। मतलब अफ्रीकी झाड़ी हाथी को लगभग वो लुप्तप्राय हो चुकी है और अफ्रीकी वन हाथी को भी गंभीर रूप से लुप्तप्राय की श्रेणी में वर्गीकृत कर दिया गया है। 2022 देखेंगे, 2022 में काठमांडू घोषणा हुआ था। काठमांडू घोषणा, तो एशियाई हाथी, काठमांडू घोषणा किससे संबंधित है, तो एशियाई हाथी से संबंधित है। अगर अफ्रीकी झाड़ी हाथी देगा या अफ्रीकी हाथी देगा या अफ्रीकी सवाना हाथी देगा, इससे नहीं। काठमांडू घोषणा हम लोग देखेंगे कि एशियाई हाथी संरक्षण के लिए है, तो काठमांडू घोषणा एशियाई हाथी से संबंधित है। हम लोग को बस इतना ही ध्यान देना है, काठमांडू घोषणा किससे संबंधित है, एशियाई हाथी संरक्षण से संबंधित है। 2025 में हम लोग देख लेंगे, 2025 में पहली DNA आधारित हाथी जनगणना भारत द्वारा की गई है। ये बहुत जरूरी है, इस चीज को हम लोग ध्यान देंगे कि 2025 में पहली DNA आधारित हाथी जनगणना भारत द्वारा शुरू किया गया है। ये क्यों किया गया है, ये इस वजह से किया गया है कि हम लोग DNA के द्वारा भारत में भविष्य में निगरानी के लिए एक नई वैज्ञानिक आधार रेखा स्थापित कर सके, जिससे हम लोग उसकी आबादी को बढ़ा सके और DNA के द्वारा उसकी गणना कर सके। इससे होगा क्या, इससे हम लोग पता कर पाएंगे कि कितनी हाथियों की संख्या बढ़ी है, कितनी घटी है। हम लोग आइए कुछ प्रोजेक्ट एलिफेंट के विषय में कुछ जान लें। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत 1992 में भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में की गई थी। यह परियोजना भारतीय हाथियों और उनके आवासों की रक्षा, प्रोजेक्ट एलिफेंट भारतीय हाथियों और उनके आवासों की रक्षा और हाथियों की आबादी को बनाए रखने के लिए समर्पित थी। इसमें हाथी अभ्यारण्यों की स्थापना के उद्देश्य से शुरू की गई थी। प्रोजेक्ट एलिफेंट में हाथी के अभ्यारण्यों को भी स्थापित करने का प्रस्ताव था। IUCN, आइए देखते हैं हम लोग। IUCN रेड लिस्ट, जिसे संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN रेड सूची भी कहते हैं।
आईयूसीएन रेड लिस्ट, आईयूसीएन लाल सूची, जिसे हम संकटग्रस्त प्रजातियों की आईयूसीएन रेड सूची भी कहते हैं। इसमें हम जानवर, कवक और पौधों की वैश्विक संरक्षण स्थिति की जानकारी रखते हैं। मतलब पूरे विश्व में कहाँ कहाँ इनके ऊपर संकट है, इसकी हम लोग गणना इस सूची में रखते हैं। यह 1964 में स्थापित हुई थी। आईयूसीएन 1964 में स्थापित हुई थी और इसका उद्देश्य विलुप्त होने के जोखिम वाले जीवों की पहचान करना और उन्हें वर्गीकृत करना है ताकि उनके संरक्षण के प्रयासों को निर्देशित किया जा सके। आईयूसीएन डाटा आइए हम लोग देखते हैं। आईयूसीएन रेड लिस्ट दुनिया के हाथियों को इस प्रकार वर्गीकृत करती है। अफ्रीकी वन हाथी गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। अफ्रीकी जो वन हाथी है वो गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। आईयूसीएन के डाटा के हिसाब से अफ्रीकी सवाना हाथी संकटग्रस्त है और एशियाई हाथी भी संकटग्रस्त है। ये वर्गीकरण अवैध शिकार और आवास के नुकसान जैसे खतरों के कारण जनसंख्या में उल्लेखनीय गिरावट को दर्शाते हैं। अवैध तरीके से इनका शिकार किया गया है और वो जहां रहती थी वहां से उनका आवास हटा दिया गया है, इसके कारण भी उनकी संख्या घट गई है। 1986 से एशियाई हाथी को आईयूसीएन की लाल सूची में लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, क्योंकि पिछले 3 हाथी पीढ़ियों में जंगली आबादी में कम से कम 50% की गिरावट आई है। क्योंकि पिछले 3 हाथी पीढ़ियों में जंगली आबादी में कम से कम 50% की गिरावट आ गई है। मतलब अगर 100 रहे होंगे तो 50 हाथी खत्म हो चुके हैं। हाथी संरक्षण को हाथी संरक्षण केंद्र, अधबासन आश्रय और भारत जैसे देशों में प्रोजेक्ट एलिफेंट जैसे नामों से भी जाना जाता है। हाथी संरक्षण को हाथी संरक्षण केंद्र, अधबासन आश्रय और भारत जैसे देशों में प्रोजेक्ट एलिफेंट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। पूछेगा अधबासन आश्रय किससे संबंधित है, तो हम लोग इसका आंसर देंगे हाथी से संबंधित है। प्रोजेक्ट एलिफेंट किससे संबंधित है, हाथी से संबंधित है। हाथी संरक्षण केंद्र किससे संबंधित है, हाथी से संबंधित है। तो आइए हम लोग एक एक करके सबके विषय में जानते हैं। हाथी संरक्षण केंद्र, हाथी संरक्षण केंद्र, हाथी संरक्षण को हाथी संरक्षण केंद्र, यह एक समान शब्द है जो ऐसे किसी भी स्थान को संदर्भित करता है जहां हाथियों का संरक्षण किया जाता है। हाथी संरक्षण केंद्र एक ऐसा शब्द है जो हर उस स्थान को संदर्भित करता है जहां पर हाथियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। उदाहरण के लिए विश्व हाथी संरक्षण केंद्र, प्रोजेक्ट एलिफेंट, यह भारत सरकार द्वारा हाथियों को बचाने के लिए प्रयास किया गया है, उनके आवासों की रक्षा के लिए शुरू किया गया है और यह एक प्रमुख संरक्षण परियोजना है। इसके तहत कई हाथी रिजर्व भी स्थापित किए गए हैं। अधबासन आश्रय, अधबासन आश्रय कुछ संदर्भों में, विशेष रूप से ऐतिहासिक या पुरातात्विक संदर्भों में, हाथियों के लिए बनाए गए आश्रय स्थल को यह नाम दिया जाता है। अब कहने का अर्थ है कि हाथियों के लिए बनाए गए आश्रय, जहां आश्रय हाथियों के लिए जो रहने का स्थान था उसको अधबासन आश्रय भी कहते हैं। हाथियों के लिए जो रहने का स्थान है उसको अधबासन आश्रय के नाम से भी जाना जाता है। इसके अन्य नाम भी हैं, हाथी रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत बनाए गए विशिष्ट क्षेत्र जैसे सिंह भूमि हाथी रिजर्व, अभी हम लोग पढ़े थे ना प्रोजेक्ट एलिफेंट, उसमें हाथियों को बचाने के साथ साथ उनके लिए हाथी रिजर्व खोलने का भी प्रयास किया गया है। तो उसमें ये हाथी रिजर्व में क्या होता है, प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत बनाए गए विशिष्ट क्षेत्र जैसे सिंह भूमि हाथी रिजर्व। वन्य जीव SOS, वाइल्ड लाइफ SOS, वन्य जीव वाइल्ड लाइफ SOS एक संगठन है जो हाथी संरक्षण और देखभाल केंद्रों का संचालन करता है। हाथी संरक्षण और देखभाल केंद्रों का संचालन वाइल्ड लाइफ SOS द्वारा किया जाता है। SOS द्वारा किया जाता है। हाथी के संरक्षण और देखभाल वन्य जीव SOS द्वारा किया जाता है।
गज गौरव पुरस्कार, गज गौरव पुरस्कार किससे संबंधित है? गज गौरव पुरस्कार हाथी से संबंधित है। गज का मतलब हाथी होता है, तो गज गौरव पुरस्कार किससे संबंधित है? यह हाथी से संबंधित है। गज गौरव पुरस्कार हाथी से संबंधित है। यह दिया क्यों जाता है? संरक्षण में योगदान देने वाले व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित करने के लिए यह दिया जाता है। गज गौरव पुरस्कार संरक्षण, जो हाथियों को संरक्षण, उनको बचाने में, हाथियों को बचाने में कोई व्यक्ति हो गया या कोई संगठन हो गया जो हाथी को बचाने में प्रयास करता है या जो मदद किया हुआ है, उसे गज गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ये ऐसा इस वजह से किया जाता है जिससे लोगों का मनोबल ऊंचा रहे। अब हम लोग देखेंगे कि हाथियों का पर्यावरण में क्या प्रभाव है। पर्यावरण में हाथियों के लाभ, और कोई ना कोई तो प्रभाव तो होगा ही। तो पर्यावरण में हाथियों के लाभ, तो बीज फैलाना, पहला प्रभाव है बीज फैलाना। हाथी बड़ी मात्रा में भोजन खाते हैं और अपने मल मूत्र के माध्यम से बड़ी दूरी तक बीज फैलाते हैं। इसके अलावा उनके पाचन तंत्र से गुजरने वाले बीज अंकुरित होने के लिए अधिक अनुकूल हो जाते हैं, जिससे पौधों के नए क्षेत्रों में बसने में मदद मिलती है। जैसा कि हम देख पाते हैं कि हाथी बहुत ज्यादा खाती है तो अपना मल मूत्र वो चलती रहती है और रास्ते में फैलाती रहती है, उससे पेड़ पौधे अधिक अंकुरित होते हैं, जल्दी पेड़ पौधे पनपते हैं। आवास बनाना, हाथी अपने रास्ते में आने वाली वनस्पति को रौंद देती है या तोड़कर जंगल और सवाना में खुले मैदान बनाती है। इससे जंगल की सतह तक अधिक सूरज की रोशनी पहुंचती है, जिससे निचली जमीन पर उगने वाले पौधों को बढ़ने का मौका मिलता है। अब बड़ा पौधा है, मतलब कहने का है कि जो बड़ा पौधा है तो छोटा पौधा है, तो बड़ा पौधा है तो सूर्य की रोशनी पड़ती है तो बड़ा वाला पौधा सूर्य की रोशनी को रोक लेता है। जब सूर्य की रोशनी को रोक लेता है तो छोटे पौधों को सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता है, जिससे वो नहीं पनप पाते हैं। हाथी उस रास्ते से जाती है जिससे वहां का वनस्पति टूट जाता है या खराब हो जाता है। जब बड़ा पौधा हट जाता है तो छोटे पौधों को सूर्य का प्रकाश मिलता है और जिससे वो बढ़ते हैं। इस वजह से एक नया आवास उससे बनता है। जैव विविधता बढ़ाना, हाथियों द्वारा बनाए गए विविध आवासों और नए पौधों को बढ़ावा देने से विभिन्न प्रजातियों के जानवरों को रहने और भोजन के लिए नए स्थान मिलते हैं, जिससे कुल वन्य जीवों की जैव विविधता में वृद्धि होती है। जैव विविधता में भी हाथियों के द्वारा जैव विविधता में भी बढ़ोतरी होती है। नए पौधे लगाएंगे, नए पेड़ उगेंगे, नए आवास बनेंगे तो वहां और भी अन्य जानवर। जैव विविधता बढ़ाना, हाथियों द्वारा बनाए गए विविध आवासों और नए पौधों को बढ़ावा देने से विभिन्न प्रजातियों के जानवरों को रहने और भोजन के लिए नए स्थान मिलते हैं, जिससे कुल वन्य जीवों की जैव विविधता में वृद्धि होती है। कहने का मतलब है कि हाथी जो नए पौधे उगाती है या हाथियों द्वारा जो नए पौधे जो नए आवास बनते हैं, वहां पे हाथियों के अलावा अन्य जानवर भी आके रहने लगते हैं और भोजन के लिए नए स्थान भी मिल जाती हैं। नए नए पौधे निकलते हैं, पेड़ पौधे निकलते हैं, उसे अन्य जानवर भी आके रहते हैं। इससे वन्य जीवों की जैव विविधता वहां पर वृद्धि होती रहती है। मिट्टी को उपजाऊ बनाती है, हाथियों का मल पोषक तत्वों से भरपूर होता है और एक बेहतरीन उर्वरक खाद के रूप में काम करता है। यह बीजों को अंकुरित होने और पनपने में मदद करता है। हाथी मिट्टी को उपजाऊ बनाने में भी अपना योगदान देती है। जो उसका मल पोषक तत्व होता है, जो उसका मल होता है वो पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जो मिट्टी में मिलकर खाद का काम करता है। जल स्रोत बनाना, शुष्क मौसम में हाथी अपने दांतों का उपयोग करके पानी की खोज करता है और उनके द्वारा बनाए गए गड्ढों से अन्य जानवरों को भी पानी मिलता है। पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखना, हाथी पारिस्थितिकी तंत्र के इंजीनियर के रूप में कार्य करते हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि पारिस्थितिक तंत्र के इंजीनियर के रूप में कौन कार्य करते हैं, तो हाथी कार्य करते हैं। वे लंबी दूरी की यात्रा करते हैं, जिससे आवासों को जोड़ने और पूरे परिदृश्य के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद मिलती है। कार्बन कैप्चर को बढ़ाना, हाथियों द्वारा झाड़ियों को कुचलने और वनस्पति में अंतराल बनाने से बचे हुए पेड़ तेजी से बढ़ते हैं और अधिक कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने में मदद मिलता है। जैसा कि हम लोग ऊपर देख पाते हैं कि जो आवास बना रहा था, आवास बनाना
क्या करता है, सारे पेड़ पौधों को तोड़ देता है। वो बात यही बोल रहा है कि कार्बन कहते हैं बड़े पौधे कट जाते हैं, छोटे पौधे बहुत तेजी से फलते हैं, तो पौधे तो कार्बन ही लेते हैं, तो बहुत तेजी से छोटे छोटे पौधे अधिक संख्या में होते हैं, तो अधिक कार्बन अवशोषित करते हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने में थोड़ा मदद मिलता है। अब हम लोग देखेंगे भारत में हाथी का जो अभ्यारण्य बनाए गए हैं, राज्यवार सूची देखेंगे, किस राज्य में कितने अभ्यारण्य हाथी के लिए बनाए गए हैं। तो एक तरफ हम लोग देख रहे हैं कि राज्य है और एक तरफ हाथी अभ्यारण्य। तो हम लोग देखेंगे कर्नाटक में जो हाथी का अभ्यारण्य बना है उसका नाम है मैसूर हाथी रिजर्व। केरल का हम लोग देखेंगे, केरल में है नीलांबूर हाथी रिजर्व, अनामुडी हाथी रिजर्व, वायनाड हाथी रिजर्व, पेरियार हाथी रिजर्व। नागालैंड में देखेंगे, नागालैंड में है इटंकी हाथी रिजर्व। मेघालय में हम लोग देखेंगे गारो हिल्स हाथी रिजर्व, खासी हिल्स हाथी रिजर्व। उत्तराखंड में शिवालिक हाथी रिजर्व। उत्तर प्रदेश हाथी रिजर्व, तराई हाथी रिजर्व। पश्चिम बंगाल में मयूर झरना हाथी रिजर्व, पूर्वी दोआब हाथी रिजर्व। झारखंड में सिंहभूमि हाथी रिजर्व। उड़ीसा में मयूरभंज हाथी रिजर्व, महानदी हाथी रिजर्व, संबलपुर हाथी रिजर्व, बैतामी हाथी रिजर्व और दक्षिण उड़ीसा हाथी रिजर्व। असम में हम लोग देखेंगे, असम में है सोनीतपुर हाथी रिजर्व, दिहिंग पटकाई हाथी रिजर्व, धनसिरी लुंगडिंग हाथी रिजर्व, चिरांग रिपु हाथी रिजर्व, काजीरंगा कार्बी आंगलोंग। छत्तीसगढ़ में हम देखेंगे लैमूर हाथी रिजर्व, बादलखोल हाथी। छत्तीसगढ़ में हम देखेंगे लैमूर हाथी रिजर्व, बादलखोल, तमोर, पिंगला हाथी रिजर्व। अरुणाचल प्रदेश में हम देखेंगे कामेंग हाथी रिजर्व, दक्षिण अरुणाचल हाथी रिजर्व। तमिलनाडु में हम लोग देखेंगे कोयटम्बूर। तमिलनाडु में हम लोग देखेंगे कोयम्बटूर हाथी रिजर्व, नीलगिरी हाथी रिजर्व, अन्नामलाई हाथी रिजर्व, श्री विल्लीपुथुर हाथी रिजर्व, अगस्त्यमलाई हाथी रिजर्व। आंध्र प्रदेश में हम देखेंगे रोयला हाथी रिजर्व। भारत में हाथियों का राज्यवार जनसंख्या देखेंगे, किस राज्य में कितनी हाथी की जनसंख्या है। तो कर्नाटक में सबसे अधिक है 6395, असम में इसके बाद है 5828, इसके बाद तमिलनाडु में है 3063, इसके बाद है केरल में 3054, उड़ीसा में 1976, उत्तराखंड में 1839, मेघालय में 1754, अरुणाचल प्रदेश में 1614, झारखंड में है 679, नागालैंड में है 446, उत्तर प्रदेश में 352, छत्तीसगढ़ में है 256, पश्चिम बंगाल में है 194, त्रिपुरा में है 102। अब हम लोग मैप के द्वारा भी देख सकते हैं कि टोटल कितने रिजर्वायर है। एलिफेंट रिजर्व इन इंडिया हम लोग मानचित्र के द्वारा भी देख सकते हैं कि कुल 33 एलिफेंट रिजर्व्स हैं, और एलिफेंट की पॉपुलेशन पे हम लोग देख सकते हैं कि पहले 27,000 थी, अब 31,000 हो गई है। और हम लोग देख सकते हैं मैप वाइज भी, मैप पे कौन सा स्थान कहाँ पर है, और मैप पे भी हम लोग देख सकते हैं कि टोटल एलिफेंट रिजर्व्स 33 हैं। 27,000 पहले थी, अब 31,000 हो गई हैं। और किस स्थान पर या किस राज्य में कौन कौन से एलिफेंट रिजर्व्स बने हुए हैं, ये हम मैप के द्वारा देख सकते हैं। इसे और मैं छोटा कर देता हूं जिससे आपको देखने में आसानी हो। ये देखिए टोटल 33 एलिफेंट रिजर्व है, 27,000 पहले थी, अब 31,000 हो गई हैं।
मतलब 27,000 पहले थी, अब 31,000 हो गई है एलिफेंट पॉपुलेशन, हाथी की जनसंख्या इतनी हो गई है। और हर स्टेट वाइज में कौन कौन से एलिफेंट रिजर्व्स बने हैं, इसका नाम भी स्टेट वाइज देख सकते हैं, जिसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। कर्नाटक में कितने थे, उत्तर प्रदेश में कितने हैं, केरल में कितने थे, आप इसे देख सकते हैं मैप के द्वारा। अच्छा लगे तो आप इसे लिख सकते हैं। इसे याद करना आवश्यक है, याद कर लेंगे तो पेपर देने में आसानी होगी। धन्यवाद दोस्तों, अब मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे। अगर आपको चैनल ये अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।